Hello friends, welcome to A1 IAS. Today we will start our ongoing current affairs series for BPSC मेंस। हमने कल एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर देखा था, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा था। उसमें जो कंटेंट की हम बात कर रहे थे, टॉपिक की बात कर रहे थे, वो था इसरो का 100 लॉन्च, स्पेडेक्स मिशन, चंद्रयान, आदित्य L1, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उस टॉपिक को एक तरीके से इंटरलिंक किया था। अगेन दिस अप्रोच रिगार्डिंग टुडे क्लास ऑल्सो कि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, देन वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस दूसरे से इंटरलिंक है, क्वेश्चन से इंटरलिंक है। दिस अप्रोच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटेंट। आप कंटेंट से कैसे क्वेश्चन को लेकर इंटरलिंक कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि आप पहले कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो उस हिसाब से अपने कंटेंट को डेवलप करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्टिव अप्रोच इन द मेंस। तो ये भी एक तरीका होता है कि कैसे अपने आंसर राइटिंग को और इन्हांस करें और इनरिच करें। तो टुडे विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले हम समझे कि क्वेश्चन क्या है। First question is, what are the key differences between renewable energy, green energy? How can India achieve a sustainable energy transition? दूसरा क्वेश्चन कहता है, what role can green hydrogen play in reducing India's reliance on imported fossil fuels? Discuss the economic and strategic implications of a हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। तो ये तब दो क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ये तो समझ में आई जाती, क्वेश्चन पूछा है एनर्जी के ऊपर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर, सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस को लेकर, जो मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे हमें लिखना है एंड व्हाट आर द अप्रोच। तो ये क्वेश्चन के बेस्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आज वो डिस्कस करेंगे, देन यू कैन इजिली राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, तो पहला क्वेश्चन में बात किया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम दोनों एनर्जी की बात करते हैं तो दिस बोथ एनर्जी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी ऑल्सो, एंड द सेकेंड वन इज द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी इज ए वेरी ब्रॉड एनर्जी और ब्रॉड टॉपिक। इस दोनों में, क्लीन एनर्जी में ही ग्रीन एनर्जी आएगा और रिन्यूएबल एनर्जी आएगा। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब द इमिशंस ऑफ CO2, इमिशंस ऑफ CO2 इज जीरो। कहने का मतलब वैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इमिशंस ऑफ CO2 एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, एकदम ना के बराबर रहेगा। तो वैसा एनर्जी सोर्स हो, वैसा एनर्जी प्रोड्यूस को हम ग्रीन एनर्जी कहेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी, वैसे एनर्जी की हम बात करते हैं जो नेचुरली ओरिजिनेट होता है टाइम टू टाइम, मतलब आने वाले समय में वो एक तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, आप बोल सकते हैं रेप्लेनिश है। तो दिस इज नोन एज ए रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है फिर से आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। जिससे एग्जांपल हो गया सोलर, जियोथर्मल, विंड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड द ग्रीन एनर्जी। आप ये कह सकते हैं ऑल ग्रीन एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल ग्रीन एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जी, बट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट ग्रीन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्रीन एनर्जी है वहां से CO2 इमिशंस नहीं होते। पर्टिकुलर जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ से जो CO2 एमिशंस है वो नहीं होता है, तो आप इसको ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। जैसे कोई रिन्यूएबल एनर्जी है बायो एनर्जी, बायो एनर्जी यहाँ पे CO2 इमिशंस होते हैं, लेकिन कंपेयर टू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत कम होते हैं। जो भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा CO2 इमिशंस होते हैं, लेकिन जितने रिन्यूएबल एनर्जी है पर्टिकुलर टू बायो एनर्जी वहाँ पे CO2 इमिशन कंपेरिजन टू द नॉन रिन्यूएबल सबसे कम होता है। फॉर दैट रीज़न आप कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जी बट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट ग्रीन एनर्जी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो सवाल में भी पूछा है कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है।
जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो दैट एनर्जी आर क्लीन एयर एनर्जी या क्लीन एनर्जी, पर्टिकुलर सस्टेनेबल एनर्जी। तो ऑल ग्रीन एनर्जी आर क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो दिस ऑल आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो वैसा एनर्जी जिससे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो, वैसा एनर्जी जो एक तरीके से क्लीन एयर की बात करें, वैसा एनर्जी जहाँ पे CO2 एमिशंस एकदम नेग्लिजिबल हो या ना के बराबर हो या ना ही हो। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी जिसमें हमें पढ़ना है ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको एकदम पर्टिकुलर डिफिनेशन के साथ पता होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज जो हमें पढ़ना है दिस ब्रॉड टॉपिक क्लीन एनर्जी। इसी क्लीन एनर्जी में हमें ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलर की व्हाट इज द ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट है। दिस ऑल आर द को रिलेटेड टॉपिक। आपने देखा होगा इकोनॉमी मॉड्यूल में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, एनर्जी मिक्स को लेकर, वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। और ये टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है सीधे डायरेक्टली साइंस एंड टेक तो है ही, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लिंक है। तो आप कह सकते हैं कभी कभी बीपीएससी में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जो सवाल आता है इसी टाइप का सवाल आएगा, क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी। तो नाउ इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू द क्लीन एनर्जी। तो जब भी मैं क्लीन एनर्जी की बात करूं तो आप समझ जाइए हम या ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, क्योंकि क्लीन एनर्जी बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन एनर्जी तो इंटरचेंजेबली ग्रीन एनर्जी इक्वल टू द रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी समझाया। तो इंडिया मूविंग फॉरवर्ड एंड टेकन ए ग्रीन लीप, वी कैन से इंडिया टेकन ए ग्रीन लीप, मतलब आप कह सकते हैं एक ग्रीन छलांग। एक लीप का मतलब हुआ हमने एक छलांग लिया एज ए ग्रीन लीप टूवर्ड्स shifting from fossil fuels to clean energy। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि भारत के लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही टारगेट है, नेट जीरो एमिशंस एट 2070। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट टारगेट है 2070 तक हम भारत नेट जीरो एमिशंस करें। कहने का मतलब CO2 का एमिशंस एकदम जीरो हो गया। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, हम तभी अचीव कर सकते हैं व्हेन वी मूव टू द क्लीन एनर्जी। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, नेट जीरो एमिशंस एट 2070। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा याद रखना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। जब भी क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, तो हमेशा हमारा जो टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशंस 2070। और जितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जितने डिस्कशंस हो रहे हैं, वो सब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। तो नाउ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया था फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने कहा, उनके रिपोर्ट का नाम था एशिया पैसिफिक क्लाइमेटिक रिपोर्ट। उसमें कहा कि भारत ने बहुत अच्छा अप्रोच लिया है रिगार्डिंग द कन्वर्सन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल एनर्जी, या बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल से हम नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जो मूवमेंट किए हैं उसमें इंडिया ने बहुत अच्छे अप्रोच लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो है एक तरीके से सब्सिडी ना देना इन द ऑयल, और जो फॉसिल फ्यूल्स पे नए नए सोलर पार्क बनाना, सिस लगा देना। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। और भारत ने लगभग 85%, लगभग 85% अपने सब्सिडी कट किए हैं रिगार्डिंग द फॉसिल फ्यूल्स। तो कहने का मतलब कि हम ज़्यादा छूट ही नहीं देंगे तो ये चीज़ महंगा होगा। जब महंगा होगा तो जो डिमांड सप्लाई थ्योरी है उस हिसाब से हम इस पे काम करेंगे। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन। ये जो रिपोर्ट आया है वो किसके द्वारा आया है, ADB के द्वारा। तो द रिपोर्ट क्या कहता है पहले वो समझिए। दिस इज द रिपोर्ट 1, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024।
कैटलाइजिंग फाइनेंस एंड पॉलिसी सॉल्यूशन। और ये रिपोर्ट टोटली इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अप्रोच, इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस किया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर बीपीएससी मेंस। और इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ये रिपोर्ट ये कहता है, इंडियाज क्लीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, India's clean energy revolution, India cuts fossil fuels subsidies by 85% between 2013 and 2023 and driving towards a net zero target for 2070। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अप्रोच है, इनिशिएटिव्स है, स्टेप्स है, हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, हम बढ़ रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ। और जो हमारा टारगेट क्या है? 2070। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। लेकिन भारत इसमें जो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिया है, जो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला, इंडिया ने क्या किया? अपना सब्सिडीज कट किया है। सब्सिडीज कट्स फॉर पेट्रोल्स एंड डीजल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स किया है फ्रॉम दिस रिपोर्ट कि भारत ने अपने सब्सिडीज को कम किया रिगार्डिंग द प्रोडक्शन और रिगार्डिंग द डीजल्स एंड पेट्रोल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कारण आपने भी देखा होगा कि डीजल का दाम हो या पेट्रोल्स के दाम हो, ये बढ़े हैं। दूसरा, तो ये सब्सिडीज कट हुआ। दूसरा, सब्सिडीज कहाँ बढ़ाया गया? सब्सिडीज इन्हांस्ड टू बिल्ड सोलर पार्क, सोलर पार्क्स। तो कहने का मतलब यहां पे हमने सब्सिडीज कम किया है और यहां पे सब्सिडीज ज़्यादा दिया है कि हम चाहते हैं आने वाले समय पे जो भी सोलर पार्क, सोलर एनर्जी को लेकर कोई काम करे, वहां पे सब्सिडीज मिले। थर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंक्रीज सिस रिगार्डिंग कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन कहने का मतलब कि आप अगर कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके टैक्सेस, आपके चार्जेस, सर चार्जेस, ये इंक्रीज कर दिया गया। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो एक तरीके से रेट बढ़ा देने के लिए हमने क्या किया? सर चार्ज लगाते हैं या सेस लगाते हैं या टैक्सेस लगाते हैं। थ्री ऑल थिंग आर डिफरेंट, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक में। तो भारत ने क्या किया कि फॉसिल फ्यूल को एक तरीके से कट डाउन करने के लिए पहले तो सब्सिडीज कम किया, कहीं पे सब्सिडीज बढ़ाया, और उन्होंने क्या किया? इंक्रीज सेस रिगार्डिंग द कोल प्रोडक्शन। और इसमें से जो पैसा आएगा उसका जो 30% है विल यूटिलाइज इन रिन्यूएबल एनर्जी और इन्वायरमेंट क्लाइमेट फंड। इन्वायरमेंट क्लाइमेट फंड। तो दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए इन दिस रिपोर्ट। ये हाईलाइट किया कि भारत का अप्रोच क्या रहा है। भारत जो ग्रीन लीप की बात कर रहा है, जो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द क्लीन एनर्जी, उसमें इस रिपोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया। तो यहाँ से जो पैसा हमने बढ़ाया या हमें हमारे पास आया, उसका 30% हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? हम रिन्यूएबल एनर्जी के एस्टेब्लिशमेंट में यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ इन्वायरमेंट क्लाइमेट फंड में। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो हमें पढ़ना होगा। हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हमने बात किया था, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, और हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, सब के बारे में चर्चा किया था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी मिक्स के बारे में बात किया था। ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में दिस वीडियो द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी ट्रांजिशन वाला जरूर देखें। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मूविंग टूवर्ड द सस्टेनेबल एनर्जी। तो ये सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसी चीज़ में भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिया है टूवर्ड द सस्टेनेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी। क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है? जब हम उसी समय जब बात कर रहे थे द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपने हाइड्रो पावर पढ़ा, विंड एनर्जी पढ़ा, सोलर एनर्जी पढ़ा। तो ये सब आपने तो पढ़ा होगा। बस मैं इंपॉर्टेंट रिकॉल कराने के लिए मैंने कहा भी था कि ऑल रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट ग्रीन एनर्जी, क्योंकि अगर बायोमास से एनर्जी को प्रोड्यूस करते तो यहाँ पे CO2 एमिशंस होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी
और सस्टेनेबल एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द न्यू वन, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो हमें बहुत अच्छे से भी पढ़ना है। दूसरा, प्रधानमंत्री कुसुम, आपने ये भी योजना के बारे में पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो सोलर रूफ टॉप पे सोलर एनर्जी को यूज करके आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहते, तो दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट योजना। प्रधान PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी ऑन द सोलर पी मॉड्यूल्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है जो आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे इनिशिएटिव्स को आपको पॉइंट आउट करना है और याद रखना है। पहला क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PLI स्कीम एंड द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, जैसे PM सौभाग्य स्कीम है, दिस ऑल आल्सो आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द क्लीन एनर्जी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हमने इसमें सारे चीज़ डिस्कस किए कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस हमने किया ग्रीन एनर्जी को लेकर, हाउ कैन इंडिया अचीव सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये हमने बताया कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले भी बनाया एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? तो वैसा एनर्जी, इट रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव फ्रॉम renewable energy derived from renewable source, derived from energy derived from the renewable source, और जहां पे CO2 इमिशंस एकदम ना हो। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स से होता है उसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस तो वही सिग्निफिकेंस आपको पता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जॉब क्रिएशंस, तो बहुत सारा जो बेसिक्स नॉलेज है जो आपको पता है। तो दिस इज नोन एज द ग्रीन एनर्जी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आता है इन द सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी और एक तरीके से सेल्फ रिलायंस में। तो दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो इससे कोरिलेट है, जिसमें हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। तो आप ये सारे पहला क्वेश्चन के हमने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए, इनिशिएटिव्स किए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे ग्रीन शब्द लग गया इसका मतलब वैसे हम एनर्जी से हाइड्रोजन बना रहे हैं, वैसे सोर्स हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल सोर्स है, और वहां पे CO2 इमिशंस नहीं हो रहे, तो नो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, नो इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो जैसे वो एनर्जी हो उसको हम ग्रीन एनर्जी कहेंगे। अगर वैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे जिससे CO2 नहीं बाहर इमिट हो रहा, तो वैसा हाइड्रोजन क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन जब आप पढ़ा होगा आपने स्टैटिक पार्ट में, तो वहां पे कुछ ग्रे हाइड्रोजन है, तो पिंक हाइड्रोजन है, तो ब्लू हाइड्रोजन है। हम बात किसके हाइड्रोजन का कर रहे हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। तो जहां पे ग्रीन शब्द लग गया इसका मतलब नो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड द हाइड्रोजन सोर्स जो हम एक तरीके से स्टेब्लिश कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं। आज के डेट में लगभग कुछ साल पहले तक जो हाइड्रोजन सोर्स को हम रिन्यू करते थे या प्रोड्यूस करते थे थ्रू द फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन हमने इसमें एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया कि आज के डेट में जब हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द ग्रीन एनर्जी, तो फॉर दैट रीजन दिस इज नोन एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। तो मैंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन में भी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं जो आपने पढ़ा होगा। देखिए, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? यूजेस नेचुरल गैस और कोल एज ए इनपुट। तो जब हम नेचुरल गैस और कोल का यूज करेंगे इमिशन में और या एक तरीके से प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में, तो जहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन, क्योंकि जो इनपुट है वो बेसिकली नेचुरल गैस है और कोल है।
तो यहाँ पे एक तरीके से तो इमिशंस ऑफ CO2 तो होंगे, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो होंगे। तो इंडस्ट्रियल में ऐसे जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? यूजेस नेचुरल गैस, CO2 रिलीज इज कैप्चर एट द एंड, अनप्रूवन एक्सपेंसिव। कहने का मतलब ब्लू हाइड्रोजन में जो CO2, यहाँ जो CO2 निकला एक तरीके से ओपन एटमॉस्फेयर में निकला, यहाँ पे जो CO2 निकला वो एक तरीके से अंडर वाटर उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो वैसे हाइड्रोजन जब हम प्रोड्यूस करते हैं और CO2 को एक तरीके से अंडरग्राउंड वाटर में रखते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीन हाइड्रोजन जो हम बहुत चर्चा में हमेशा रहता, यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी टू स्प्लिट वाटर। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो कैसे हो रहा है? थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी। और जब रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं तो इंटरचेंजेबली हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन एनर्जी की बात करें। तो ऐसे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे तो हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ऐसे ही टर्क्वाइज हाइड्रोजन यूजेस मीथेन, पिंक हाइड्रोजन यूजेस न्यूक्लियर एनर्जी। तो दिस ऑल आर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा हम डिस्कशन करें कि जो आपका कंफ्यूजन बनते रहता है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो जहां ग्रीन शब्द लग गया इसका मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी की यूज कर रहे हैं और वहां पे नो एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और लेस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो हाइड्रोजन की हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली होता क्या? आपको पता है वाटर का कंपोजिशन क्या होता है? H2O। अब हमें एक तरीके से किसी प्रोसेस के थ्रू वाटर को अलग करना है और O2 को अलग करना है। जिस H2O को यूज करना है एज ए फ्यूल। समझ में आया? इसी को एक तरीके से यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम यूज करेंगे फॉर द फ्यूल, फॉर द एनर्जी, इसी को एक तरीके से बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। जो प्रोसेस से हाइड्रोजन जो हम यूज कर रहे हैं एज ए रिन्यूएबल एनर्जी, एज ए ग्रीन एनर्जी। तो अब ये चीज समझिए, हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड? तो हम सोलर एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं और सोलर एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी। तब इसका मतलब जो हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब हमने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस यूज किया जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइजर। अब इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हमने H2O को ब्रेक डाउन किया, H2O को अलग किया, O2 को अलग किया। अब O2 को हमने रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फिर से हम O2 को तो कैप्चर कर सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में O2 तो रहता ही है। और हमने H2O को स्टोर कर दिया कहाँ पे? एक तरीके से एक चैम्बर में स्टोर कर दिया। एंड दिस हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन वी यूज्ड एज ए फ्यूल और एज ए एनर्जी। तो जो एनर्जी और जो फ्यूल और एनर्जी हम यूज करेंगे उसी को हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन आई एम सेइंग, हमने यहाँ पे क्या यूज किया एज ए इनपुट में? रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। हम यहाँ पे सोलर ले सकते हैं, हम यहाँ पे विंड ले सकते हैं, हम यहाँ पे जियोथर्मल ले सकते हैं। दिस ऑल आर द रिन्यूएबल एनर्जी। और थ्रू द इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस हमने O2 को अलग किया और H2 को अलग किया इन द H2O में, और O2 को रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, और H2O को एज ए लिक्विड किसी चैम्बर में अच्छे दिनों तक स्टोर किया। एंड दिस H2O कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस जहाँ से हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम यहीं पे न्यूक्लियर यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो अब इसे हम बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। अगर हम यहीं पे कोल या लिक्विड नेचुरल गैस यूज करते हैं तो हम इसी को बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द सोर्स जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं और ग्रीन एनर्जी करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, जिसमें भारत भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिया जा रहा, और इसको ध्यान में रखते इंडिया हैव लॉन्च देयर इंपॉर्टेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इन द फर्स्ट सेकेंड, What the role can green hydrogen play in reducing India reliance? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now what India have moved, सबसे जो हमें ये इंपॉर्टेंट मिशन पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है क्या ये? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन इमिशन। ये लॉन्च हुआ था इन 2023 January 2023 cabinet approves and allocated some amount regarding the national green hydrogen mission। अब इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है और क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो हमें समझना है।
पहला इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कहा 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस बाय 2030। बाय 2030 कितना हमें प्रोड्यूस करना है? 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके। दूसरा 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स। अगेन ग्रीन, ग्रीन मतलब ऐसा जॉब एक सस्टेनेबल हो, एक क्लीन एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। तो जहां ग्रीन टर्म यूज हो रहा तो समझ जाइए ऐसा हम जॉब्स की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम जनरेट हो रहे हैं, इसको भी हम ग्रीन बोल सकते हैं। तो 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स, 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एक तरीके से रिमूव किया जाएगा। तो दिस ऑल आर द आउटकम्स, ये आप स्लाइड जरूर पढ़िएगा। 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर मैंने बताया था क्यों यूज होता है, फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ H2O H2NO2, जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा लास्ट में जो H2O हम यूज करेंगे, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। ओवर 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर कोई एनर्जी को लेकर सवाल नहीं जाएगा। हमने एक टॉपिक में एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात किया और दूसरा सारे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात किया। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या कह रहा है ये एनर्जी फ्यूचर या ग्रीन एनर्जी को लेकर? मैंने कहा कि जनवरी 2023 में ये आया मिशन, अप्रूव्ड 19,744 करोड़। ओके। ग्रीन हाइड्रोजन पेज लॉन्च्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल आर द स्टीयरिंग कमिटी। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सब समझाने के लिए, यहीं पे हम ग्रीन अमोनिया की बात कर रहे हैं। ग्रीन अमोनिया, अगेन अमोनिया में ग्रीन शब्द लग गया। तो आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक तरीके से हैवर्स प्रोसेस से, हैवर्स प्रोसेस। थ्रू दिस प्रोसेस वी प्रोड्यूस इन द लैब अमोनिया। अमोनिया का काम कहाँ पे? नाइट्रोजन फिक्सिंग में याद होता है, यूरिया, ऐसे फर्टिलाइजर्स में अमोनिया यूज होता है। इंडिया मैक्सिमम ज़्यादा अमोनिया इंपोर्ट करती है। तो हम एक तरीके से ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं तो वो यूजर फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा। तो हम अमोनिया जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द ग्रीन एनर्जी, और वैसे हाइड्रोजन यूज करेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। तो दिस टाइप ऑफ अमोनियाज आर प्रोड्यूस नोन एज ए ग्रीन अमोनिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रोड्यूस क्या करना है? NH3। हम कैसे करेंगे? N2 को लिए फ्रॉम द इन्वायरमेंट, H2 को लिए थ्रू द ग्रीन हाइड्रोजन, और थ्रू द हैवर्स प्रोसेस वी प्रोड्यूस NH3। तो दिस टाइप ऑफ NH3 इज नोन एज ग्रीन अमोनिया। So these all are the significance of National Green Hydrogen Mission, very very important। तो जो ये H2 है, ये कौन सा H2 है? ग्रीन हाइड्रोजन। मुझे पता होगा आपने सब स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, आई होप सो। नहीं पढ़ा तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए, दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये स्लाइड को 1-2 बार पढ़िएगा, नोट्स को देखिएगा तो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब इनमें जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस कैसे होगा सेल्फ रिलायंस को लेकर। जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो डीकार्बोनाइजेशन की बात की गई है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन CO2 एमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर्स। हमने कहा भी था कि जो CO2 बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन में एकदम ना के बराबर होगा, तो हम डीकार्बोनाइजेशन करेंगे। दूसरा, रिड्यूस डिपेंडेंस। जब हम रिड्यूस डिपेंडेंस की बात करेंगे ऑन इंपोर्ट, तो यही सच्चाई है कि आज हाइड्रोजन विल रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल्स। तो हम जो ऑयल और नेचुरल गैस यूज कर रहे थे हाइड्रोजन में, अब यहाँ पे हम ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको हम एक तरीके से एनर्जी के सोर्स में यूज करेंगे। तो हमारा इंपोर्ट एक तरीके से कम हो जाएगा, हमारा करेंट अकाउंट रिजर्व बढ़ेगा, हमारा एनर्जी और सप्लाई डिमांड सारे चीज़ स्ट्रॉन्ग होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिशियल एज इकोनॉमिक पैरामीटर।
indigenous manufacturing. हम through this mission we have indigenous manufacturing and nowadays we have the global hub. हम आने वाले समय में become the global exporter regarding the green hydrogen through the national green hydrogen mission. तो indigenous manufacturing बढ़ेगा, jobs बढ़ेंगे, employment opportunities आएंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आएंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो दिस ऑल आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और वी कैन से ग्रीन हाइड्रोजन। जब हम कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी को लेकर बात करेंगे तो मैंने एनर्जी मिक्स में बताया था कि जब हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इन सेल्फ रिलायंट, सिग्निफिकेंस इन सेल्फ रिलायंट, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी आएगा, क्योंकि हम खुद अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विल नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स और द इंपोर्ट्स। दूसरा, क्लाइमेट फ्रेंडली, कट इंपोर्ट्स। तो दिस ऑल आर द बेसिक पॉइंट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एनर्जी, ये सारा चीज़। तो मैंने दो क्वेश्चन से आपको सारे टॉपिक समझाएं, दिस कंटेंट। अब इसको लिखिएगा तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। एंड द ऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग द ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी। आई होप सो कि आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आंसर्स बार बार लिख रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अगेन, जब हम इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इतना अच्छा करंट अफेयर्स सीरीज लाएं फ्रॉम द A1 IAS, तो आप ये ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको PDF और जो अब हमेशा आपका डिमांड रहता है, आपके इंक्वायरीज रहते हैं रिगार्डिंग द नोट्स एंड द PDF, ऑल विल बी प्रोवाइडेड एज सून एज पॉसिबल। होली तक आपको सारे PDF मिल जाएंगे। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस करंट अफेयर सीरीज। हम एक क्वेश्चन आंसर एनालिसिस ऑनलाइन सीरीज भी लाएंगे, जिसमें आपसे हम डिस्कशंस करेंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ करंट अफेयर्स एंड को रिलेट विथ योर स्टैटिक पार्ट। तो अच्छे से पढ़िए। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।